नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत कुमार आप सबका एक बार भी पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अनन्या एकेडमी में। दोस्तों, नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत मैं आप लोगों को बुद्धि का संप्रत्यय पढ़ा रहा था, जिसमें बुद्धि के 2 पार्ट पहले हो चुके हैं। आज ये बुद्धि का तीसरा पार्ट है। इसमें आज हम लोग गिलफोर्ड का त्रिविमीय सिद्धांत पढ़ेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछले क्लासेस में बताया है कि बुद्धि को अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास किया। इसी के अंतर्गत जेपी गिलफोर्ड आते हैं। उन्होंने बुद्धि को अपने तरीके से बताया कि बुद्धि क्या है, बुद्धि किस प्रकार कार्य करती है, बुद्धि की संरचना कैसी होती है। ठीक है, तो इन्होंने जो जेपी गिलफोर्ड थे, इन्होंने बुद्धि को 3 विमाओं के रूप में देखा। इसीलिए इसे गिलफोर्ड का त्रिविमीय सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने जैसे कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि यह इसमें जैसे स्पीयरमैन थे, कहा द्विकारक सिद्धांत, फिर 3 कारक सिद्धांत, होवर्ड गार्नर का बहुबुद्धि सिद्धांत, इस तरीके से अलग अलग प्रकार से बताया बुद्धि को। लेकिन जब गिलफोर्ड आते हैं तो उन्होंने बताया कि बुद्धि में ऐसा कुछ नहीं है। बुद्धि में 3 विमाएँ होती हैं, 3 विमाओं के रूप में मिलकर के बुद्धि कार्य करती है। तो उन्होंने जो प्रतिपादन किया था, इस सिद्धांत का नाम है गिलफोर्ड का त्रिविमीय सिद्धांत, और इसका प्रतिपादन किया था जेपी गिलफोर्ड ने 1967 में। ठीक है, तो जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि को 3 विमाओं के रूप में देखा। इनकी पहली विमा थी विषय वस्तु, इसको हम कंटेंट के रूप में भी जानते हैं। इनकी जो दूसरी बुद्धि की विमा थी वो थी संक्रिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इनकी संक्रिया है, ये इनकी विषय वस्तु है, और ये इनका उत्पाद है। बुद्धि की 3 विमाएँ हो गई, पहला विषय वस्तु, दूसरा संक्रिया और तीसरा उत्पाद। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जो मस्तिष्क होता है, पहले कोई सूचना ग्रहण करता है, फिर उस पर कार्य करता है, फिर उस पर रिएक्शन देता है, यानी उस समस्या का समाधान निकालता है। तो इसी रूप में इन्होंने बुद्धि को परिभाषित करने का प्रयास किया, और इन्होंने बताया कि इसकी जो सबसे पहली विमा है वो विषय वस्तु है। तो विषय वस्तु का मतलब क्या हुआ कि किस प्रकार की सूचनाएं इसमें मस्तिष्क में जाती है। ठीक है, विषय वस्तु का तात्पर्य उस बात से होता है जैसे सूचनाओं या संक्रियाओं को किस प्रकार से मस्तिष्क ग्रहण कर रहा है। अब किस प्रकार से ग्रहण करने का मतलब ये है कि वो सूचना आकृति के रूप में जा रही है, या संकेत के रूप में जा रहा है, या कोई शाब्दिक रूप में जा रहा है, व्यवहारिक रूप में जा रहा है, या श्रवणिक रूप में जा रहा है। दोस्तों, किस प्रकार की विषय वस्तु मस्तिष्क को मिल रही है, या वह किस प्रकार की सूचनाएं वो प्राप्त करता है। तो हम कभी कभी देखते हैं कि कोई चीज़ हम देख करके फिर उस पर हम रिएक्शन देते हैं, सोचते हैं, फिर रिएक्शन देते हैं, तो वो आकृति होती है। कभी कभी जब टीचर बच्चे को कहता है कि ऐसे हाथ में बैठने का इशारा करता है नीचे की ओर, या सिर हिलाता है, या उसके सवाल का जवाब को ना में सिर हिलाता है या हाँ में सिर हिलाता है, तो बच्चे उसको समझ कर ये जान जाते हैं कि मेरा उत्तर सही है या गलत है। तो इस प्रकार का जो शिक्षक इशारा करता है, उसे बच्चे संकेत के रूप में प्राप्त करते हैं। और कभी कभी क्या होता है, शाब्दिक रूप में, जैसे मोहन तुम खड़े हो जाओ, श्याम तुम खड़े हो जाओ, या कहीं कोई चीज़ बताया जाता है, कोई निर्देश दिया जाता है, तो यहाँ पर हमारे मस्तिष्क को सूचना कैसे मिल रही है, शब्दों के रूप में मिल रही है। फिर आती है व्यवहारिक। कभी कभी क्या होता है कि मस्तिष्क को सूचनाएं जो है व्यवहार के रूप में प्राप्त होती हैं। जैसे किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का व्यवहार करता हुआ हम देखते हैं, तो हम उसके बातों का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ, यह किस प्रकार की विचारधारा रखते हैं, या मुझसे क्या चाहते हैं। तो उसी प्रकार से कभी कभी क्या होता है, श्रवणिक करके, जैसे बादल के गरजने से, या किसी और प्रकार का शोरगुल सुनने से, या आप बैठे हैं कहीं अचानक से कोई आवाज़ आती है, तो आप ये अनुमान सोचते हैं, उसके बाद आप अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ, ये इसी प्रकार की आवाज़ है, या इस प्रकार की आवाज़ में हमें कैसा रिएक्शन देना चाहिए, तमाम प्रकार की बातें। तो देखा कि हमारे मस्तिष्क में जो सूचनाएं होती हैं वो 5 प्रकार से जाती हैं अकॉर्डिंग टू जेपी गिलफोर्ड। उन्होंने कहा कि ये 5 तरीके से सूचनाएं जाती हैं, आकृति के रूप में, संकेत के रूप में, शाब्दिक के रूप में, या व्यवहार के रूप में, या ऑडियो के रूप में। ठीक है ना।
तो इतने तरीके से हमारा मस्तिष्क जो होता है वह किसी सूचना को ग्रहण करता है, किसी कमांड को ग्रहण करता है। फिर उसके बाद दोस्तों आता है इनका जो अगला पॉइंट है वो संक्रिया। ये जेपी गिलफोर्ड के बुद्ध के त्रिविमीय सिद्धांत का जो दूसरा पक्ष है, क्योंकि इन्होंने इन 3 डायमेंशंस में देखा था, इनका जो दूसरा डायमेंशन है, इनका जो दूसरा पक्ष है वो है संक्रिया, जिसे हम लोग ऑपरेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपनी मस्तिष्क में जो विषय वस्तु के द्वारा जो प्राप्त सूचनाएं होती हैं उनको उन पे संक्रिया करता है, ऑपरेशन करता है, ठीक है। क्योंकि जब कोई सूचना हमको मिलती है, मिलने के बाद हमारा मस्तिष्क डिसीजन लेता है कि हमें इस पर क्या रिएक्शन देना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, ये जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस को ही गिलफोर्ड ने संक्रिया का नाम दिया है, ठीक है ना। तो अब इन्होंने इसमें दिया क्या, पहला बताया इन्होंने इसमें 6 पक्ष बताए, विषय वस्तु के कितने 5 और संक्रिया के कितने 6। तो इन्होंने संक्रिया का पहला बताया संज्ञान, कॉग्निशन, स्मृति मेमोरी, स्मृति अभिलेखन, ठीक है, स्मृति रिकॉर्डिंग। फिर परंपरागत चिंतन, इसको अभिसारी चिंतन भी बोलते हैं। फिर गैर परंपरागत चिंतन या अपसारी चिंतन, फिर मूल्यांकन या इवेल्युएशन। तो इस प्रकार से 6 पक्ष इन्होंने बताया है। इसमें इस 6 पक्ष में क्या बात करते हैं जेपी गिलफोर्ड कि व्यक्ति जब सूचना प्राप्त कोई मिलती है तो उसका संज्ञान करता है, ये क्या है, कैसा है, किस प्रकार का है, इस प्रकार की सूचनाएं ग्रहण करता है। कभी कभी क्या होता है कि वह अपनी स्मृति से सूचनाओं को निकालता है, कि जो पूर्व स्मृति में उसकी कोई बातें होती हैं, स्मृति के माध्यम से उस बात को समझने की कोशिश करता है। या स्मृति अभिलेखन, स्मृति और स्मृति अभिलेखन 2 अलग चीज़ें हैं। स्मृति में क्या होता है कि वो अपनी किसी बात का, पुरानी बात को याद करता है। स्मृति अभिलेखन में क्या होता है कि जो करंट की बातें होती हैं उसको वो रिकॉर्ड करता है, यानी याद करता है। ये याद को ही, जो पुरानी याद की मेमोरी है उसको रिकॉल करता है, इसमें क्या करता है, रिकॉर्डिंग करता है। अब बात आती है परंपरागत चिंतन की। जब कोई सूचना किसी व्यक्ति को मिलती है तो वो 2 प्रकार से चिंतन करता है, एक परंपरागत चिंतन, दूसरा गैर परंपरागत चिंतन। तो परंपरागत चिंतन को हम लोग अभिसारी चिंतन के रूप में जानते हैं और गैर परंपरागत चिंतन को अपसारी चिंतन के रूप में जानते हैं। तो जब हमको किसी विषय वस्तु के माध्यम से जब कोई सूचना मिलती है तो उस सूचना को हम मनुष्य 2 तरीके से चिंतन करते हैं। लेकिन इसमें अंतर क्या होता है कि परंपरागत चिंतन एक ऐसा चिंतन होता है जिसमें व्यक्ति क्या करता है कि परंपरागत तरीके से सोचता है, उसमें कुछ नया नहीं होता। जैसे पूर्व में कोई बात चली आ रही है, बस उसी चीज़ को, उसी धारणा के साथ वो आगे बढ़ता है। लेकिन जो गैर परंपरागत चिंतन होता है या अपसारी चिंतन होता है, यह इसमें व्यक्ति किसी समस्या का जो समाधान होता है वह नए तरीके से सोचता है, किसी समस्या को नए तरीके से समाधान करने के बारे में व्यक्ति चिंतन करता है। इसीलिए जो कभी कभी प्रश्न आता है कि निम्न में से सृजनात्मकता किसमें पाई जाती है, परंपरागत चिंतन में या गैर परंपरागत चिंतन में। तो अगर ऐसे परंपरागत और गैर परंपरागत देता है तो हम लोग आसानी से पहचान जाते हैं कि हाँ, जो परंपरागत चिंतन है उसमें कैसे सृजनात्मकता होगी, सृजनात्मकता तो गैर परंपरागत चिंतन में होगी। लेकिन क्या है कि जब कभी अभिसारी, अपसारी, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देता है तो हम अक्सर परीक्षा में भ्रमित हो जाते हैं कि अपसारी में सृजनात्मकता होती है या अपसारी में होती है। तो दोस्तों इसको अभी से आप लोग मेमोराइज कर लीजिए कि जो सृजनात्मकता होती है वो अपसारी में होती है, डाइवर्जेंट में। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, परंपरागत चिंतन होता है जिसे अपसारी के रूप में जानते हैं। इसमें व्यक्ति किसी समस्या का समाधान पुराने तरीके से करता है, ठीक है ना, किसी समस्या को हल करने की कोशिश वो क्या करता है, पुराने तरीके से करता है। लेकिन जब गैर परंपरागत चिंतन जहाँ आता है, जिसको अपसारी चिंतन या कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं, इसमें व्यक्ति किसी समस्या को नए तरीके से हल करने की कोशिश करता है। इसलिए सृजनात्मकता गैर परंपरागत चिंतन में पाई जाती है, या कहिए अपसारी चिंतन में पाई जाती है, या तो कहिए डाइवर्जेंट थिंकिंग में पाई जाती है, ठीक है। अब इनकी बात आती है मूल्यांकन का। जब व्यक्ति किसी समस्या में पड़ता है या किसी प्रकार की सूचना उसके मस्तिष्क को मिलती है तो वो अंतिम पद में उसका इवैल्यूएशन करता है कि हम इसको किस प्रकार से हल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो उसका क्या, कितने हमारे पास उसके संसाधन है, वो अपने रिसोर्स के बारे में मूल्यांकन करता है।
ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने जो 3 विमाओं के रूप में बुद्धि देखा, इसकी जो दूसरी विमा थी ये संक्रिया थी। इसमें व्यक्ति क्या करता है, समस्या का समाधान करता है, करने के बारे में सोचता भी है। तो यहाँ उसको सूचना मिलती है विषय वस्तु से, और संक्रिया के अंतर्गत वह उन सूचनाओं के आधार पर अपनी समस्या का समाधान ढूंढता है, ठीक है ना। तो इनकी विषय वस्तु कैसी थी, 5 तरह की थी, और संक्रिया वो कितने तरीके से करता है, 6 तरीके से करता है, ठीक है ना। तो पहले जब इनका सिद्धांत इन्होंने दिया था त्रिविमी सिद्धांत, तो विषय वस्तुओं की संख्या केवल 4 थी और संक्रियाओं की संख्या 5 थी। बाद में इन्होंने अपने सिद्धांत का मॉडिफिकेशन किया। उस मॉडिफिकेशन में इन्होंने अपने सिद्धांत में विषय वस्तु में एक श्रवणिक जोड़ा और इसमें संक्रिया में स्मृति अभिलेखन जोड़ा। इस प्रकार से इनकी संख्या 6 हो गई और इनकी संख्या 5 हो गई। अब इनका जो तीसरी विमा है वो है उत्पाद। उत्पाद क्या होता है कि किसी समस्या का समाधान होता है। विषय वस्तु, अगर आप कह सकते हैं कि उत्पाद क्या है, अगर ये प्रश्न उठता है कि उत्पाद क्या है, तो उत्पाद को आप परिभाषित करने के लिए आप ये बोल सकते हैं कि विषय वस्तु और संक्रिया, विषय वस्तु और संक्रिया के बीच अंतःक्रिया के फलस्वरूप जो परिणाम प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। इसीलिए कहीं कहीं उत्पाद के जगह पर परिणाम भी किताबों में दिया गया है, ठीक है ना। आप ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि उत्पाद क्या है, विषय वस्तु ये और ये संक्रिया, इन दोनों के बीच जो अंतःक्रिया होती है उस अंतःक्रिया का जो परिणाम होता है, जो परिणाम प्राप्त होता है, उसी परिणाम को हम उत्पाद कहते हैं। उत्पादों की संख्या क्या है, 6 है, ठीक है ना। उत्पादों की संख्या कितनी है, 6 है। इनकी जो इन्होंने जब पहला सिद्धांत दिया था तो उसमें भी उत्पादों की संख्या 5 ही थी, लेकिन बाद में उन्होंने उत्पादों की संख्या भी 1 बढ़ाया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं जेफी गिलफोर्ड का, इनका जो अपडेटेड थ्योरी है हम उसको पढ़ रहे हैं। अगर आप लोग बहुत सारी जो एडिसन की किताबें हैं पुरानी, तो वहाँ आपको ये 4 मिलेगा, ये 5 मिलेगा, ये 6 मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाइए, ये जेफी गिलफोर्ड का लेटेस्ट अपडेटेड सिद्धांत है, जिसमें उन्होंने इन 3 विमाओं में विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद में 1-1 नंबर बढ़ाया है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इनकी जो उत्पाद है उसमें क्या क्या बातें आती हैं। इनके उत्पाद में आती सूचनाओं की इकाइयाँ, इकाइयों के वर्ग, इकाइयों में संबंध, सूचना प्रणाली, प्रत्यावर्तन प्रणाली और निहितार्थ। तो इस तरीके से उसके परिणाम निकलते हैं, या तो कभी कभी सूचनाओं के रूप में निकल कर आता है, ठीक है, कि हाँ ऐसा है, ठीक है। जैसे कोई आवाज़ आती है तो वो श्रवण के माध्यम से वो विषय वस्तु को प्राप्त करता है, फिर क्या करता है, संज्ञान ले आता है या स्मृति करता है। हाँ, इसी प्रकार की आवाज़ आई थी तो वो क्या था, ये बादल की आवाज़ थी या किसी वस्तु के गिरने की आवाज़ थी, तो वो क्या आ जाता है, सूचना की इकाइयाँ आ जाती हैं कि हाँ इस प्रकार की घटना घटी है, इसके फलस्वरूप इस प्रकार की आवाज़ आई है। कभी कभी क्या होता है, इकाइयों के वर्ग, व्यक्ति इकाइयों के वर्ग के रूप में परिणाम निकालता है कि हो सकता है ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, इकाइयों में वो संबंध भी ढूंढ लेता है कि इस प्रकार की घटना घटी होगी तब इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। कभी कभी वो उनका इंफॉर्मेशन सिस्टम काम करता है, कभी कभी प्रत्यावर्तन प्रणाली या निहितार्थ के रूप में भी उसका परिणाम जो है निकलता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जेफी गिलफोर्ड का जो ये त्रिविमी सिद्धांत है, अगर हम इसको सारांश के रूप में देखना चाहें तो हम ये बात कर सकते हैं कि जेफी गिलफोर्ड ने सन 1967 में अपना त्रिविमी सिद्धांत दिया, ठीक है। और इसमें उन्होंने बताया कि बुद्धि 3 विमाओं के रूप में व्यवस्थित होती है, जिसमें विषय वस्तु है, संक्रिया है और उत्पाद है, ठीक है। इस तरीके से 3 विमाओं में बुद्धि को बांटा कि पहले व्यक्ति कोई सूचना ग्रहण करता है किसी माध्यम से, विषय वस्तु के माध्यम से, फिर संक्रिया के अंतर्गत वह सूचनाओं का विश्लेषण करता है, फिर उत्पाद के रूप में उसका परिणाम निकाल देता है। तो या आप ये भी कह सकते हैं कि विषय वस्तु और संक्रिया के अंतःक्रिया के परिणाम के फलस्वरूप जो रिजल्ट निकलता है हम उसको उत्पाद कहते हैं। उत्पाद के लिए परिणाम या रिजल्ट शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हम इनकी जो सिद्धांत की यात्रा थी हम बताते हैं कि कैसे हुआ। पहले इनका सिद्धांत देखिए, 5 आपका विषय वस्तु, ठीक, और 6 आपकी संक्रिया और 6 आपका उत्पाद।
5 छंग 30, 3 छंग 18 यानी 180। तो इसमें कुल जो आप इनको काउंट करोगे इनकी कुल संख्या कितनी आएगी? 180 आएगी। लेकिन अब पुराने किताबों में आप देखेंगे तो इसमें रहेगा 4 गुणते 5 गुणते 6, 4 पंजे 20, 20 छक्का 120। ठीक है। तो इसके बाद भी मॉडिफिकेशन हुआ था, उसमें 150 हुआ था लेकिन वो ज़्यादा नहीं चला था। 5 गुणते 5 गुणते 6, 5 25, 5 30। तो लेकिन इनका जो ये क्लासिफिकेशन है वो इस समय का लेटेस्ट है, लेकिन जब आप किताबों में देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग कभी किताबों में देखिए तो कंफ्यूज ना होइए। जब आप किताबों में देखेंगे तो अभी तक किताबों में ये बात छपी हुई है, जो नए एडिशन आए हैं 2019-20 के, उन किताबों में आपको ये मिलेगा। लेकिन 19-20 के पहले की जो किताबें हैं उनमें आपको ये मिलेगा। 4 आपकी विषय वस्तु होगी, 5 आपकी संक्रिया होगी, 6 आपका उत्पाद होगा, 4 पंजे 20, 20 छक्का 120। लेकिन जब लेटेस्ट बुक आप लेंगे तो उसमें आपका क्या रहेगा? 5 आपकी विषय वस्तु रहेगी, 6 आपकी संक्रिया रहेगी, 6 आपका उत्पाद रहेगा। तो 5 छंग 30, 30 छंग के 180। ठीक है। तो इस प्रकार से कुल तत्वों की संख्या 180 होती है। ठीक है। तो इन्होंने बुद्धि को देखा कि कैसे अपने तरीके से परिभाषित किया और बताया कि इसमें ये चीज़ें किस तरीके से व्यवस्थित होती हैं। ठीक है। अब हम आपको इसके अगले भाग में बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। थैंक यू।